वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास का हमारा लेखपाल का क्विज सीरीज। इसमें 30 क्वेश्चंस को हम कवर अप करते हैं। ये क्विज नंबर 14 है। अगर आपने प्रीवियस क्विज को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाकर जरूर देखिए और हर एक क्विज को देखने के बाद अपना स्कोर जरूर शेयर करिए कितने क्वेश्चंस आपको उसमें आते थे। सो आज यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो को देखते रहिए और हर एक क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी नियमावली 1954 के किस नियम में प्रावधान है कि चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कर्ता व सहायक चकबंदी अधिकारी एक दैनिक या फिर हम कहें तो दिनचर्या वही इसको रखेंगे। तो ये किस में दिया हुआ है? नियम 61 के तहत है, नियम 62, 63 या फिर 64। तो सही आंसर क्या होगा आपका? रूल 62 यानी कि नियम 62। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, चकबंदी अधिकारी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को प्रत्येक कितने दिनों में लेखपाल का कार्य कम से कम एक बार अवश्य देखना चाहिए? क्या ये 10 दिन है, 7 दिन है, 15 दिन है या फिर ये 30 दिन है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 15 डेज। हर 15 दिन में एक बार ज़रूर इनको इनका कार्य जो है वो चेक करना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, चकबंदी लेखपाल की डायरी से संबंधित यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा यहाँ पर सत्य है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, चकबंदी लेखपाल की डायरी पर प्रतिदिन की प्रगति अपने हस्तलेख में लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी कर्ता प्रतिदिन शाम को 5 बजे अपने हस्ताक्षर कर चेक करेंगे। ये वाली बात भी सही है। तीसरा यहाँ पर है, चकबंदी अधिकारी प्रत्येक दूसरे और चौथे सोमवार को शाम को 5 बजे चेक कर डायरी पर हस्ताक्षर करेंगे। ये भी यहाँ पर सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर गिवन है कि निम्न में से कौन सी सिफारिशें अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति जो कि 1952 की है इसके द्वारा की गई थी। सबसे पहली इसमें सिफारिश थी कि तालुका की स्थापना जिसमें 100 से 200 गांव को सम्मिलित किया गया। ये वाली बात यहाँ पर सही है। दूसरा है, जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो विकास संबंधी गतिविधियों को कलेक्टर के अधीन एकीकृत किया जाए। ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता पर मंत्रिमंडल समिति की तथा एक गैर सरकारी बोर्ड की सिफारिश की गई है, ठीक है। ये भी यहाँ पर सही है। मतलब दो यहाँ पर बात करी गई है। एक पहली चीज़ यहाँ पर यह बोला गया कि अगर राज्य स्तर पर बात करें तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है एक मंत्रिमंडलीय समिति की यहाँ पर सिफारिश है। दूसरा ये है कि एक गैर सरकारी बोर्ड इसको भी वहाँ पर बनाया जाए, ठीक है, राज्य स्तर पर। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय इसका गठन किस वर्ष हुआ जिसका नाम अंतिम रूप से बदलकर आपका ग्राम विकास मंत्रालय किया गया? तो ये 1969 है, 79 है, 83 है या फिर 85? तो सही आंसर क्या आएगा? 1979। इसमें आपका ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय इसका नाम मतलब फाइनली बदल कर क्या करा गया? ग्राम विकास मंत्रालय। और इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 1979 में। यानी कि ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन कब हुआ? 1979। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष इसका जो गठन करा गया है, इसको स्थापित किया गया है, कौन से ईयर में करा गया? 1981 में, 82 में, 83 में या फिर 84 में? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 1984 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन जिला योजना समिति की अध्यक्षता करता है? जिलाधिकारी करता है, उप जिलाधिकारी करता है, मंडल आयुक्त या फिर एक विशेष अधिकारी? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है यानी कि जिलाधिकारी होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसकी अध्यक्षता में सामुदायिक विकास परियोजनाओं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए 1957 में एक समिति का गठन किया गया? क्या ये बलवंत राय मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति थी, SR राव या फिर GS
सिंघल। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, बलवंत राय मेहता समिति थी, इसका गठन किया गया था 1957 में, ताकि जो सामुदायिक विकास परियोजनाएं हैं इनका निरीक्षण किया जा सके। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, ऋण आपूर्ति और समन्वय की समीक्षा के लिए गठित खंड स्तरीय समन्वय समिति, इसकी एक माह में कितनी बार बैठक होती है? 2 बार, 3 बार, 1 बार या फिर 4 बार? ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको कि ऋण आपूर्ति और समन्वय की समीक्षा के लिए जो गठित होती है खंड स्तरीय समन्वय समिति, इसकी एक माह में कितनी बैठकें आयोजित की जाती हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 1 बार। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि जिला स्तर पर नियोजन और क्रियान्वयन के लिए जिला ग्राम विकास एजेंसी ये बनाई जाती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर, उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या फिर तीनों में से कोई भी? तो सही आंसर क्या आएगा, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर इसका अध्यक्ष हो सकता है। कलेक्टर भी हो सकता है, उपायुक्त भी हो सकता है और जिला मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नरेंद्र मोदी इन्होंने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? बलिया, महाराजगंज, बलरामपुर या फिर श्रावस्ती? तो ये जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, बलरामपुर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देश में कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर गिवन है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 में संशोधन कर अधिवक्ताओं यानी कि लॉयर्स की बात हो रही है, इनको 15 लाख से 5 लाख रुपए एक मुश्त किश्त जो है वो दिए जाने की घोषणा की गई। ये राशि उन अधिवक्ताओं को दी जाएगी जिनका पंजीकरण डैश वर्ष का पूर्ण हो गया हो। मतलब इनका जो रजिस्ट्रेशन से लेके अब तक अगर बात करें तो कितना इनका टेन्योर हो गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कितना होना चाहिए, तब इनको ये 5 लाख से और 15 लाख के बीच में जो एक मुश्त राशि है वो दी जाएगी। ये 5 वर्ष है, 15 वर्ष है, 30 वर्ष है या फिर 35? तो सही आंसर क्या होगा, 30 वर्ष। ठीक है, 30 ईयर्स का कम से कम इनका रजिस्ट्रेशन हो गया हो तब इन्हें ये जो राशि है ये दी जाएगी। इसके बाद आगे चलें आज के अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात करी गई है 1 एकड़ में कितने कच्चा बीघा होते हैं? 5, 5.2, 4.8 या फिर 4.9? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 4.8। 1 एकड़ में 4.8 कच्चा बीघा होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्न में से कौन से जैव उर्वरक धान की खेती में उपयोगी होते हैं? पीएसवी, नील हरित शैवाल, एजोला या फिर सभी? तो आंसर क्या आएगा आपका, ये सभी जो है धान की खेती में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को, तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करिए। और जो हमारा पेरेंट चैनल है यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसको भी तुरंत ही आप सब्सक्राइब करिए। जितने भी वीडियोज यहाँ पर आते हैं उनको पूरा देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। और आपके कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जो मटेरियल आपको मिल रहा है ये कहीं और नहीं मिलेगा। और कैसा भी पेपर आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, आप 100% वहाँ पे सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो ज़रूरी यही है कि आप जो है कंप्लीटली वीडियोस को देखिए। अगर पेड ग्रुप ना भी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो नो वरीज, कम से कम आप जो यहाँ पर फ्री मटेरियल अवेलेबल है उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा। सो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर बात करी गई, निम्न में से कौन सी संकर धान की प्रजाति है? PHB 71, नरेंद्र संकर धान 2 या फिर प्रो एग्रो 6444? तो देखिए तीनों ही जो हैं धान की संकर प्रजाति हैं यानी कि हाइब्रिड वैरायटी है धान की, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर बात है, निम्न में से किस जगह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये स्थित है? नई दिल्ली है, बेंगलोर है, देहरादून है या फिर जयपुर? तो सही आंसर इसका आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा जयपुर है जहाँ पर ये संस्थान स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर बात हो रही है, धान उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड, दूसरा नंबर पर है हिंदुस्तान धान उत्पादन में। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में गेहूं की कौन सी प्रजाति उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन द्वारा विकसित की गई है? कल्याण सोना है, शरबती सोनारा है, सोनारा 64 है या फिर ये आपका सोनालिका है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, शरबती सोनारा। ये म्यूटेशन के थ्रू इसको प्राप्त किया गया है।
इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा राज्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? पंजाब। ठीक है, पंजाब जो है पहला राज्य बना जिसने मृदा स्वास्थ्य कार्ड इनको जारी किया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये एग्जैक्टली है कहाँ? नई दिल्ली में, चेन्नई में, जयपुर में या फिर करनाल में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? करनाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक एक क्वेश्चन मतलब ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कब राष्ट्रीय किसान दिवस इसको मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 23 दिसंबर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई, निम्न में से किस राज्य में इलायची उत्पादन नहीं होता है? केरल, कर्नाटक, सिक्किम या तमिलनाडु? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सिक्किम। सिक्किम में इलायची उत्पादन नहीं होता है। इसके बाद आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर बात करी गई है, निम्न में कौन सी एक खरीफ की फसल है? मसूर, अलसी, सरसों या फिर सोयाबीन? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सोयाबीन, जो कि एक खरीफ की फसल है। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में तितली पार्क को बनाया गया है? अब ये कहाँ बनाया गया ये बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जहाँ पर बात करी गई है कि उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में तितली पार्क को बनाया गया? अब ये नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ है, कानपुर चिड़ियाघर है या फिर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर? तो सही आंसर क्या है? पहले वाले में भी बनाया गया है और दूसरे वाले में भी, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जीव विहार, ये जो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, ये एग्जैक्टली है कहाँ पर? चंदौली में, महाराजगंज में, सीतापुर में या फिर इटावा में? तो सही आंसर क्या होगा इसका? चंदौली। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जलोढ़ मिट्टी यानी कि जो एल्यूवियल सॉइल होती है, इसमें किसकी कमी पाई जाती है? पोटाश, चूना, मैग्नीशियम या फिर फॉस्फोरस? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? फॉस्फोरस। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, खादर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? बलुआ, मटियार, दोमट या फिर ये सभी? तो सही आंसर क्या आएगा? जो आपका खादर मिट्टी है इसको बलुआ मिट्टी बोला जाता है, मटियार भी बोला जाता है और दोमट भी बोला जाता है। तो सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, भारतीय मसाला शोध संस्थान निम्न में से कहाँ पर है? कोझिकोड, एन्नौर, सोलन या फिर बेल्लूर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? कोझिकोड में। ठीक है, यहाँ पर भारतीय मसाला शोध संस्थान स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो कि है आपका, नवीन आंकड़ों 2017-18 के अनुसार उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? अब ये 143.3 लाख हेक्टेयर है, 133.3 लाख हेक्टेयर है, 123.5 लाख हेक्टेयर है या फिर ये 141.3 लाख हेक्टेयर है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 143.3 लाख हेक्टेयर है शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।